अस्सलाम वालेकुम फोर्थ ईयर। आज हम अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। और जैसे कि आपको पता है कि हमने पिछला अपना टॉपिक छोड़ा था, हम रेशा हमने शुरू किया था, रेशे की तारीफ़ हमने पढ़ी थी। मुझे एक बच्ची ने बड़ा अच्छा आइडेंटिफाई किया कि मिस आपने एक सफ़ा छोड़ दिया है। मैंने वाकई एक सफ़ा छोड़ दिया, लेकिन यहाँ मैं आपको एलैबोरेट करना चाहूँगी कि मैंने वो सफ़ा क्यों छोड़ा है। अब हम शुरू से थोड़ा सा इसको लेके चलते हैं कि पहले उन्होंने मैं रेशो की इकसाम बताई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि दो तरह के रेशे होते हैं, तीन तरह के, एक हैवानाती और नबताती जो हम कुदरती ज़राए से ले रहे हैं, एक वो है जो इंसानी खुद साख्ता रेशा है जो इंसान खुद बनाते हैं। तीसरा रेशा हमने पढ़ा है जो मसनूई रेशा, यहाँ पे दो लिखे हैं, बेसिकली तीन होते हैं। मसनूई को ही वो इंसानी खुद साख्ता ले रहे हैं क्योंकि इंसान वो ख़ुद बना रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम मज़ीद एलैबोरेट करें या डिवाइड करें तो तीन में डिवाइड होता है, कुदरती रेशा, इंसानी खुद साख्ता रेशा और फिर मसनूई रेशा। अब उन्होंने कहा था कि हम रेशे की पहचान कैसे करते हैं। एक वो जो हम जो देख रहे हैं, ठीक है, इसको कहते हैं कि बिसरी जायज़ा, कि देखने में बज़ाहिरी शक्ल उसकी शनाख्त कैसी है, नरम है या क्या है। और मोस्टली जो हमें देखने से, जो हमें या महसूस करने से हम उसका अंदाज़ा लगाते हैं, लेकिन चूँकि आजकल बहुत ज़्यादा मसनूई रेशे आ गए हैं तो हम इसको नहीं पहचान सकते। फिर हमने पढ़ा था कि रेशे की लंबाई के साथ मैंने आपको बताया था कि रेशों को अपल दे के बनाया जाता है, तो रेशों की लंबाई के साथ जो है हम उसको अंदाज़ा लगा सकते हैं। स्पेशली कपास और ऊन के रेशों से धागा बनाते वक्त इनको हमेशा गुलाई की शक्ल में दी जाती है। लेकिन कुछ ऐसे रेशे ऐसे प्रोसेस से गुजारे जाते हैं कि जो उसमें से उनका रेशा अलहदा नहीं होता, लंबाई का नहीं पता चलता, इस वजह से ये भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अब बेसिकली मसला ये है कि अब मसनूई रेशे बहुत ज़्यादा आ गए हैं, जिसकी वजह से हम ये चीज़ें आइडेंटिफाई करना हमें बज़ाहिरी तौर पे बड़ा मुश्किल है। हम जिसको कॉटन कहते हैं ना, वो असल में अक्सर कॉटन भी नहीं होती। स्पेशली मैंने आपको जिक्र किया था कि ब्रांड्स की। अब जो मैं सफ़ा छोड़ गई थी उसको मैं अब यहाँ पर डिस्कस करना चाहूँगी। रौनक या बेरौनकी, हम उसकी चमक देख के या उसको बज़ाहिरी उसकी शक्ल देख के हम उसकी सख्ती या खुरदरापन या मुलायम देखकर भी हम रेशे की पहचान कर देते हैं। जैसे कि हम बज़ाहिरी देखते हैं कि नरम है तो हम कहते हैं ये मतलब मोटा है, खुरदरा है, हम कहते हैं गर्मियों में पहनना है ये। फिर उसके बाद हम कहते हैं ये नरम है तो हम सर्दियों में पहना है। तो उसको हम उसकी रौनक या बेरौनकी देख कर भी हम एहसास कर लेते हैं कि रेशा कौन सा है। मतलब वूल है, उसको देख के पता चल जाता है, या उसकी रौनक देख के पता चल जाता है कि ये इसमें ऊनी धागा शामिल किया गया है। अब यहाँ पे जो बर्निंग टेस्ट है, आप जो कहते हैं मैंने छोड़ दिए, बेसिकली जो मैंने पेज पढ़ाया था वो इन सब का खलासा था, ठीक है। यही वही चीज़ें, वही पॉइंट्स जो है वो इन्होंने ब्रीफली उस चीज़ में किए हुए थे, यहाँ पे एलैबोरेट किए हुए हैं। अब उन्होंने यहाँ पे किया हुआ है कि बर्निंग टेस्ट जो है वो क्या होता है। अब रेशा जिसके नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि जलाकर हम जायज़ा कैसे लेते हैं। रेशों को जो है अगर हम जलाते हैं, जैसे कि अगर एक तरह का रेशा है तो अगर जिसका कॉटन ही है तो हमने उसको जलाया और उसके सिम्टम्स हमारे सामने आ गए। लेकिन अगर दो मिलावटी रेशा, मतलब अगर ताना एक रेशे का है, बाना एक रेशे का है, अगर ऑपोजिट है तो हमें उसको खोल कर उसको तरीके से उसके रेशे अलग करके फिर उसका बर्निंग टेस्ट किया जाता है, जो कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग है और अक्सर वो रेशे जो है वो सेपरेट भी नहीं होते। तो जो बर्निंग टेस्ट है उसमें मैंने आपको जो है इसकी ब्रीफ इसको बताया था। चलें आपकी रिक्वेस्ट पे मैं इसको डिटेल में हम यहाँ पे इसको ले लेते हैं कि ये जो है आहिस्ता आहिस्ता, और एक ये हम कपड़े को या भी रेशे को हम शोले के करीब लेके जाते हैं और कपड़े पे आग के असरात का एहतियात से मुशाहिदा करते हैं। इसके बाद नमूने को कपड़े को एक बराह रास्त शोले के अंदर दाखिल करते हैं और जलने के बाद इसके जो नीचे इसके अंदर जो पैदा होने वाली जो खसूसियात हैं उसका हम जायज़ा, मतलब बू का, उसकी राख का, उसकी शक्ल का, उसकी सख्ती का, रंग का, हम उसको मतलब मैंने ये सैम्पल, ये जो प्रैक्टिकल है ये आपने परफॉर्म भी करना है। मैंने आपको बताया था कि आप लोगों ने हर रेशे का मुख्तलिफ रेशे जो इसमें लिखे हुए हैं, जहाँ पे अब आगे पढ़ेंगे कॉटन वगैरह, आपने इनके सैम्पल लेने दो, एक हमने ऐसे लगाना और एक हमने बर्निंग टेस्ट के साथ लगाना है। जो बर्निंग टेस्ट के साथ लगाना है उसको एक्सपेरिमेंट हमने ऐसे ही करना है कि हमने उसको बर्निंग टेस्ट को हमने वो रेशे को हल्के से फ्लेम, चाहे मोमबत्ती का फ्लेम आप ले लें, फ्लेम के साथ हमने उसको आगे करना है और उसको हमने हल्का सा वाक पकड़े के साथ ही बुझा देना है। और वो हमने तो सिर्फ इसको एक्सपेरिमेंट करना है, लेकिन एग्जामिन भी इसी तरह होता है।
तो लेकिन अब इस मसला ये जो टेस्ट है, अब वही बात आ गई ना कि अब इतने ज़्यादा केमिकल्स का इस्तेमाल है, मसनूई रेशे इतने ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं, एंड पे फिनिशिंग प्रोसेस ऐसे गुजारा जाता है कि उसमें ऐसे एजेंट लगाए जाते हैं कि हम उसको नहीं पहचान सकते, क्योंकि वो जो एक्चुअल उसकी जो, जैसे कि कॉटन है हमने कहा राख की तरह है, लेकिन जब उसमें केमिकल्स लगाए गए तो केमिकल्स की अपनी स्मेल है जिसकी वजह से हम कॉटन की आइडेंटिफिकेशन नहीं कर सकते। तो यहाँ पे बर्निंग टेस्ट भी आजकल करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि प्रोसेसिंग या फिनिशिंग प्रोसेसिंग बहुत ज़्यादा अब यूज़ हो रहे हैं। फिनिशिंग प्रोसेसिंग तो हमारा तो सस्ता कपड़ा भी महंगा बिक जाता है, हमें नहीं उसकी पहचान ही नहीं रहती। अब सबसे पहले उन्होंने कॉटन का बताया है बर्निंग टेस्ट। मैंने आपको अभी वही बात बताई ना कि जो मैंने कल टेबल पढ़ाया था, मैंने आपको ब्रीफ पढ़ाया था, मैंने यही चीज़ें आपको उस टेबल में मिलेंगी। यहाँ पे उन्होंने पैराग्राफ फॉर्म में लिखी हुई हैं, लेकिन याद करने के लिए वो टेबल आसान है, लेकिन जब आपको सेपरेट पूछा गया तो आपको थोड़ा सा एलेबरेट, मतलब उसी को खोलना पड़ेगा। जैसे कॉटन, कपास, रुई या कॉटन से बने धागे जल्द आग पकड़ लेते हैं, क्योंकि इससे रेशे के अज्जा में जल्द आग पकड़ने की सलाहियत होती है। इसकी राख में चमक नहीं होती और ये वज़न में हल्की फुल्की होती है। जैसे कागज़ झड़ जाता है ना, कॉटन भी झड़ जाती है। कॉटन के जलने में इसको कागज़ के जलने किसी बू आती है। अगर कॉटन को कलफ लगी हो तो इसकी राख का रंग स्याह हो जाता है, और नॉर्मली हमारी कॉटन का रंग स्याह होता है अगर हम जलें, क्योंकि उसमें कलफ होता है। चूँकि रुई जल्दी आग पकड़ लेती है, इसके करीब हम इसको आग के करीब नहीं लाते, और ऐसे मकामात पे रखने से भी ग्रेज करते हैं जहाँ आग के लगने के इम्कानात कम हो। कॉटन के कपड़े को हम ऐसे फिनिशिंग प्रोसेस से गुजारते हैं ताकि वो कम जले, ठीक है, आग तेज़ी से पकड़ता है। ये हमने उस टेबल में ऑलरेडी पढ़ लिया था कि बू कैसी होती है, राख कैसी होती है। ऊन का भी हमने पढ़ा था कि ऊन आहिस्ता से जलती है, जल्दी नहीं जलती, मतलब आग उसको आराम से पकड़ती है। जलते हुए एक मखसूस किस्म की बू और चिड़चिड़ाहट की आवाज़ आती है इसका शोला जो है वो घटता बढ़ता है और कपड़ा जलने के बाद मुड़ जाता है। और जब आप ये एक्सपेरिमेंट्स करेंगे ना तो कुछ चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। स्मेल, अगर आपकी चीज़ प्योर है, अगर आपने सही वाली चीज़ ली है, उसके बाद उसमें आ जाती है आपकी स्मेल आ जाएगी, और आपकी राख, आप उसको देख सकेंगे कि उसका रिज़ल्ट क्या है। मैं तो यही चाहूँगी ये चैप्टर पढ़ने के बाद, आजकल मार्केट में हर कपड़ा अवेलेबल है, आप उसको ये सैम्पल्स जो लिखे हुए हैं यहाँ पे, कॉटन, ऊन, रेशम, रेयॉन, पॉलिएस्टर, आप इनके सैम्पल्स इकट्ठे करें और इसको परफॉर्म करें, ताकि यहाँ से आपको याद करना भी आसान होगा और क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जो है इसकी जो राख जो है वो गहरा स्याह होता है, और राख खस्ता होने की वजह से ये जल्दी मसली जाती है। इसकी बो जो है वो बाल या परों के जलने की जैसी होती है, और इसकी वजह क्या है कि इसमें गंधक कहते हैं सल्फ़र के इसमें असरात होते हैं, इसलिए इसकी परों जैसी बो होती है। रेशम क्या है? रेशम आहिस्ता से जलता है और आग से दूर कर लेने पर जलना बंद हो जाता है। अच्छा, हमारे पास जितने भी रेशम है ना वो सिंथेटिक है, वो रेशम नहीं है, वो बेसिकली शायद वो रायान है या डिफरेंट कपड़ा है। जो हम रेशम, असल में रेशम में उस तरह चमक नहीं होती जो हमारी रेशम में होती है। हमारी रेशम कपड़ा दूर से लश्कारे मारता है, हालांकि असल रेशम में चमक नहीं होती। हाँ, सॉफ्ट होता है, ढलकता है, और उसमें वो सिल्की सा मटेरियल होता है, लेकिन उस तरह चमक नहीं होती। अब आहिस्ता से जलती है, आग से दूर कर लेने के बाद जलना बंद हो जाती है। रेशम की राख एक रंग चमकदार होता है और इसकी शक्ल मोतियों से होती है। मोती छोटे छोटे बन जाते हैं, और इसकी राख ऊन की तरह इसकी राख भी उंगलियों से आसानी से मसली जाती है। रेशम के जलने में के भी एक ख़ास बदबू होती है, क्योंकि इसमें सल्फ़र की होती है, और उसमें भी सल्फ़र के असरात है, इसमें भी सल्फ़र के असरात है, इसलिए ये बू ऊन के मुकाबले में खासी कम होती है। खालिस रेशम से क्यों कपड़ा बनना एक मुश्किल काम? इसलिए रेशम कपड़ा बनाने के लिए बाज़ औक़ात खालिस रेशम में मुख्तलिफ़ धातों के अज्जा शामिल किए जाते हैं। इस तरह के रेशम से तैयार किए गए कपड़ा जलने पे यकदम शोला पैदा नहीं करता, ठीक है। और असल रेशम तो मैंने बताया ना कि हमारे मिलती नहीं, क्योंकि असल रेशम बहुत महंगी है, और मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया भी था कि असल रेशम बनाने का तरीका क्या है, मतलब वो कैसे अल्लाह मियाँ ने एक कुदरती अमल है, और वो फिर बहुत एक्सपेंसिव है। आगे हम चलते हैं। रेयॉन क्या है? वो इंसानी खुद साख्ता रेशा है। इसकी फॉर्मेशन में एक कॉटन लिंटर होता है। जो भी इंसानी खुद साख्ता रेशा है उसमें कॉटन लिंटर मतलब रुई का बनूला लाजमी है, और साथ इसके जब गन्ने से चीनी बनती है जो लाभ आता है जिसको हम कहते हैं सेलुलोज, वो शामिल किया जाता है।
तो इसकी जो है ये जब इसमें क्योंकि वो तार होती है इस वजह से इसको आग जल्द पकड़ लेती है। और हमने एक और बात की, इसमें कॉटन लिंटर जो हो रहा है इसकी वजह से आग जल्दी पकड़ी है। और इस कपड़े को आग ना पकड़ने वाले किस्म से ताल्लुक़ है या इसे कम जलने वाले मादे की हमसाई से तैयार किया जाता है। उसके बाद रेयान के जलने से हल्के फुल्के रंग का शोला पैदा होता है। रेयान दर हकीकत बुनियादी तौर पर सेलुलोज़ की खालिस शक्ल है। बाज़ औक़ात इसके जलने की रफ्तार रुई से भी तेज़ होती है। ठीक है, रुई के साथ ये जलने से कागज़ के जलने से मुशाहदा रखता है। अब ये यहाँ पे क्लियर हो गया कि ये कागज़ वाली बोही दे रहा है, इसमें क्योंकि एक रुई का बनूला शामिल होता है सेलुलोज़ के साथ। इस वजह से इसके और कॉटन के सिम्टम्स और उसकी चीज़ें सेम है, बस सिर्फ इसकी जो कलर है वो राख का वो चेंज है, अदरवाइज़ इसकी स्मेल चेंज है। रेयॉन में आप जॉर्जेट का कपड़ा या ये जो हमारा जॉर्जेट का कपड़ा जिससे हमारी शलवारें बनती, मैं तो अक्सर कहती हूँ मलाई का कपड़ा जिससे हमारी शलवारें बनती है, किसी दर्जन से या किसी दर्जी से छोटे छोटे आपको पीस मिल जाएंगे। मेक श्योर के 2 पीस आपने लेने हैं और 4x4 का एक पीस होना चाहिए। पॉलिएस्टर तो आपने वैसे हमारे कपड़ा तो पॉलिएस्टर एक्चुअल कम होता है, क्योंकि अगर आप अपने कपड़ों की स्वेटर्स के अंदर टैगिंग देखो तो उसमें लिखा होता है कि इसमें 80% पॉलिएस्टर और इतने % कॉटन है। लेकिन हमने पॉलिएस्टर की डिज़ाइनें हमारे बहुत कॉमन है। अगर आपने कोई नहीं तो मैं अक्सर कहती हूँ कि पॉलिएस्टर की बजाय आप फ्लीज या फललैन ले लो, क्योंकि आपको चीप पड़े। वरना फिर मैं अक्सर ये भी कहती हूँ कि भाई आप कोई सस्ती लंडे की जर्सी ले लो और आपस में बांट लो, वो आपके लिए आसान हो जाता है। कि उसमें वो जो उसके अंदर टैग ज़रूर देख लेना, उस पर लिखा होता है पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर हरारत से सिकुड़ जाता है और आग के शोले पर आहिस्ता आहिस्ता जलने और पिघलने लगता है। आग से दूर करने पर ये जलने का अमल सुस्त हो जाता है। कॉडल जलते हुए वक्त हल्के स्याह रंग का धुआं और कालक पैदा करता है। मतलब जैसे रुई जलती है ना, इस तरह की उसकी आती है, लेकिन रुई की डिफरेंट होती है। आपको थोड़ा सा अगर एक्सपेरिमेंट करना है तो कुशन्स या कुछ रज़ाई में से थोड़ी सी अगर आप निकाल सकते हो, थोड़ी सी पॉलिएस्टर एक्चुअल निकाल के उसको आग के पास करना, तो आप देखोगे कि वो काली काली हो रही होती है, लेकिन वो ऐसा सच आग को भड़काती नहीं है। जैसे आग उसको पकड़ ली, आग का वो कलर उस पर वो ब्लैक सा होना शुरू हो जाता है और धुआं आता है बहुत ज़्यादा। और इसकी हल्की सी खुशबू और खुशबूदार महक होती है, क्योंकि कॉटन के जलने की खुशबू मध्यम और जलते वक्त सनूबर के दरख्त की मानंद होती है। पॉलिएस्टर की राख सख्त और स्याह के दानों की शक्ल में होती है। अब ये देख लो, अब आपको शायद समझ आ गई होगी कि मैंने वो 2 सफ़े क्यों छोड़े थे। सेम वही चीज़ें लिखी हैं, वो पैराग्राफ फॉर्म में लिखी हैं, यहाँ पे उन्होंने शॉर्ट कर दिया। कॉटन और रेयान के साथ उन्होंने देखो इकट्ठा कर दिया। रेशम ऊन, ये बेसिकली याद करना आपको आसान है कि आपने इसको याद कैसे कर। रेशम और ऊन की सलाहियत में दोनों में हमें गंधक नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से दोनों की बू सेम है। ठीक है, परो वाली बदबू आ रही है। और ऊन का जो आ रहा है, ऊन और रेयान का जो है वो उसमें जो हमने बात की है कि रेयान और कॉटन कि कॉटन जल्दी आग पकड़ती है और रेयान में भी कॉटन का लेंटर होता है, इस वजह से ये जो है हमारा सेम आ रहा है। फिर नायलॉन और पॉलिएस्टर, क्योंकि ये दोनों ही मसनूई रेशे हैं, इस वजह से इनकी चीज़ें बहुत सारे इनकी भी मिलती जुलती है, क्योंकि दोनों ही केमिकल्स हैं। ये इंसानी खुद साख्ता भी नहीं है ना कुदरती है। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे क्लियर हो गया। हमने ये प्रैक्टिकल में भी लिखना है। अब बार बार ये कहूँगी, कपड़े आजकल अवेलेबल है, फिर जैसे ही मौसम खुलेगा ना आपको ऊन मिलेगी और कॉटन शायद अभी आपको ना मिले, लेकिन कॉटन आप बाद में भी लगा सकते हैं। और वैसे भी घरों में छोटे छोटे कोई ना कोई पीस पड़े होते हैं, आप उसको इस्तेमाल करें। अच्छा जी, मेरे ख्याल में आज इतना काफ़ी है और हम कल अगला टॉपिक शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।